तो आज से हम रिवीजन कर लें फिर। अब कौन सा ऐसा चैप्टर है जो मैं समझ में नहीं आता है, कम आता है, जो करना है, वहां से शुरू कर लेते हैं। और मैं रोटेशनल मोशन और वर्क एनर्जी पावर सबसे वीक। और रोटेशन। रोटेशन। सो और इसके अलावा और इसके रोटेशन के बाद और क्या करना है? वर्क पावर एनर्जी। क्वेश्चंस करवा सकते हो लाइक हाँ, क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट। करें। रिवीजन का मतलब क्वेश्चन नहीं है, डेरिवेशन दोबारा नहीं कराऊंगा। हाँ लाइक ठीक है। फॉर्मूले करा के ना क्वेश्चंस करेंगे। और इसके बाद क्या रिवाइज करना है? सर मेरे को एसएचएम भी नहीं इतने अच्छे से समझ आ रहा, तो इसका सर हमारी रोटेशन। क्लासेस कब तक होंगी? जब तक तुम्हारे एग्जाम खत्म हो जाएंगे। कब एग्जाम खत्म हो रहे हैं? एग्जाम्स फेब में, पूरे फेब में एग्जाम्स हैं। फेब 13th इज माय, फेब 15th इज माय फिजिक्स एग्जाम। हाँ, तो बस उसके पहले पहले खत्म कर लेंगे। फिर तुम्हारे जो भी किसी को पर्सनल डाउट है तुम फोन पे पूछ लेना, व्हाट्सएप कर लेना। रोटेशन से स्टार्ट करते हैं। नाउ एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं बिटवीन ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेटरी मोशन। उससे तुम्हें एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा इस चैप्टर में क्या क्या है। एनालॉजी बिटवीन ट्रांसलेटरी मोशन, जो कि तुमने पढ़ा था, मोशन वन डायमेंशन, मोशन टू डायमेंशन, वर्क, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, वो सारा ट्रांसलेशन था। एंड दिस इज रोटेशनल। both are part of mechanics. Rotational motion is also part of mechanics, and translation motion also. Now, you know that in translatory motion, we have a concept of called something called inertia. Inertia of motion, inertia of direction, inertia of rest, है ना? ये सारा हमने पढ़ा था। Inertia क्या है? Inertia is a property by virtue of which a body resists the change in the state of motion or rest or direction. अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है और तुम उसको एक्सीलरेट करना चाहते हो तो तुम्हें फोर्स लगाना पड़ेगा टू ओवरकम द इनर्शिया, है ना? अगर कोई बॉडी ऑलरेडी इन मोशन है तो उसको रोकने के लिए तुम्हें फोर्स लगाना पड़ेगा, बिकॉज इट हैज इनर्शिया। अगर कोई बॉल आ रही है उसकी तुम्हें डायरेक्शन चेंज करनी है तो अगेन यू टू अप्लाई सम फोर्स। सो इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ बॉडी रेसिस्ट द चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन। सो वो है इनर्शिया। मेजर ऑफ इनर्शिया क्या है? इनर्शिया एज सच कोई मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है कि भाई इसका इनर्शिया इतना है, इसका इनर्शिया इतना है, ऐसा हम नहीं कर सकते। ना ही इसका कोई यूनिट है। बट मेजर ऑफ इनर्शिया जो है वो क्या होता है? मास। मास। अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा है तो उसका ज्यादा इनर्शिया है, कम मास है तो कम इनर्शिया है। सामने से कोई बच्चा साइकिल में आ रहा है, तुम बीच में खड़े हो उसके रास्ते में, तो वो बेचारा साइड में हो जाएगा, तुम वहीं खड़े रहोगे कि उसका इनर्शिया कम है, तुम्हें उससे डर नहीं लगेगा। अगर बच्चे की जगह कोई मोबाइल पे आ रहा है या ट्रक आ रहा है तो भाग के दूर चले जाओगे, है ना? बिकॉज उसका ट्रक का इनर्शिया बहुत ज्यादा है। तो मास इज ए मेजर ऑफ इनर्शिया। तो जो काम इनर्शिया ट्रांसलेटरी मोशन में करता है वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में करता है। So moment of inertia has the same role to play in rotational motion as that of mass and translatory motion. तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, उसका एक्सिस से डिस्टेंस है r, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इट इज represented by mr square. Moment of inertia is a scalar quantity as such, and it is mass into distance of the mass from the axis का squared.
यूनिट क्या हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का? केजी मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? m1 L2 t टी माइनस जीरो। वन एंड टी इट्स माइनस वन कैसे होगा? t0 स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट हैज नो डायरेक्शन। दूसरी बात, moment of inertia of body depends not only on the mass of the body but also choice of axis, है ना? सो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, मास, चॉइस ऑफ एक्सिस, कौन सा एक्सिस से तुम निकाल रहे हो। उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे भी डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अराउंड द एक्सिस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अराउंड द एक्सिस, इन तीनों फैक्टर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज अ टोल्ड इज स्केलर क्वांटिटी। तो मास पे तुमने देखा डिपेंड कर ही रहा है, डायरेक्टली पता लग रहा है। चॉइस ऑफ एक्सिस पे भी कर रहा है, अगर एक्सिस दूर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस पे कैसे करता है वो जरा देखते हैं। सपोज वी हैव अ डिस्क एंड वी हैव अ रिंग, दोनों का मास इक्वल है, दोनों का रेडियस भी आर है। दिस अ डिस्क एंड दिस अ रिंग। ये डिस्क है और ये रिंग है, दोनों का मास सेम है, दोनों का रेडियस भी सेम है। लेकिन रिंग में क्या हो रहा है? मास इज वो डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूशन। अवे फ्रॉम द एक्सिस। सारा का सारा मास रिंग के रिम पे कॉन्सेंट्रेटेड है, अवे फ्रॉम द एक्सिस। वेयर इज इन द केस ऑफ डिस्क इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द एंटायर डिस्क। तो किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होना चाहिए? देखो फॉर्मूले से पता लग रहा है, अगर मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड अवे फ्रॉम द एक्सिस, जितना दूर मास होगा उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इज mr² मैक्सिमम होता है। जबकि डिस्क का कितना होता है? ½ mr², क्योंकि कुछ मास इसके नियर भी है, एक्सिस के नियर भी है। सो दैट्स हाउ इट डिपेंड्स अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अराउंड द एक्सिस। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मास, choice of axis and distribution of mass around the axis. अब क्या होता है, ऑब्जेक्ट भी दो तरह के होते हैं। एक होता है डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स। डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट में क्या हुआ, जैसे चार मासेस हैं, पॉइंट मासेस, उनको तुमने मासलेस रॉड से जोड़ा हुआ है, जिनकी अपना कोई मास नहीं है। So this mass is 2 kg, this is 4 kg, this is 6 kg, and this is 12 kg. And they are on the vertices of a square of side 2 meter. तो उसको बोला जाएगा डिस्क्रीट बॉडी, मतलब पॉइंट मासेस डिस्ट्रीब्यूटेड है। और दूसरा होता है कंटिन्यूअस बॉडी। कंटिन्यूअस बॉडी में क्या होता है, जैसे चेयर है, टेबल है, स्फीयर है, रिंग है, डेस्क है, दीज आर द कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट्स। तो डिस्क्रीट बॉडीज में हम क्या करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला जाता है? एज इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो अगर डिस्क्रीट बॉडी का तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, उसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, इफ यू हैव एन ऑब्जेक्ट, रिजिड बॉडी, जो कि कई सारे मासेस से मिलके बनी हुई है, तो हम हर मास का डिस्टेंस निकाल लेंगे एक्सिस से और उसको सिंपली ऐड कर देंगे। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी वुड बी m1 r1² m2 r2² till mn rn²। So that's how you find moment of inertia of body which is continuous object। अगर डिस्क्रीट भी है तब भी ये फॉर्मूला लग जाएगा। कंटिन्यूस हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है।
दिस वुड बी समेशन mi ri²। आई की वैल्यू 1 से लेके n तक वेरी करती है। तो इस तरह से हम ऐड कर देते हैं। तो सपोज ये वाला क्वेश्चन करते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये ए है, ये बी है, दिस सी, दिस इज डी। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस ए डी। सेकेंड पार्ट about an axis AC, and third part about an axis perpendicular to ABCD passing through O। कर लो। MI of the system about these axes। हो गया। जब तुम ए डी के वर्ड निकाल रहे हो तो क्या आंसर आएगा? When the axis is AB, it would be A मास पास कर रहा है एक्सिस से, उसका डिस्टेंस 0 माना जाएगा। 4 kg का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर। 6 kg का कितना डिस्टेंस है परपेंडिकुलर? 2 मीटर। एंड डी का डिस्टेंस कितना है? 0। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी आ गया 16 + 24, दैट इज 40 kg/m²। दैट इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। संबित कैमरा ऑन कर लो। यस सर। सेकेंड पार्ट में क्या करोगे? सेकेंड पार्ट में द एक्सिस इज दिस डायगोनल। सो इस बार ए और सी का 0 हो जाएगा, राइट? एंड यू नीड टू फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। स्क्वायर में डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं, तो डायगोनल निकाल के उसको 2 से डिवाइड कर देना। ठीक है? तो अराउंड ए सी इट वुड बी एम। 2 kg का 0 हो गया वापस से। 4 kg से कितना डिस्टेंस आएगा? डायगोनल कितना होगा इसका? 2√2। √2 होगा ना डिस्टेंस। 2√2/2 आधा हो गया डिस्टेंस। सी का 0 हो जाएगा इस बार, और 12 kg का भी 2√2/2, हाफ ऑफ द। सो व्हाट इज द आंसर? 0। दिस वुड बी 8, this is 0, this is
24, 32. 32 kg मीटर स्क्वायर, ये भी हो गया. Then the next one is an axis passing through the center of the object. So will we take it vertically or horizontally? Vertical. Vertical है perpendicular to the plane ABCD, तो ये वाला axis होगा. Oh, So in the third one सारी distances equal हो जाएंगी. So if you want, you can add all the masses. 2, 4, 6, 12 into distance square. √2 का square है ना. mr sir, square, why will the distance be √2? ये ना distance. Oh, yeah, √2, no? Not 2. Yeah, it's √2. Oh. कितना हो गया ये? 24, 48 kg meter square. So this is how you can find moment of inertia of discrete objects. तो जो ऑब्जेक्ट डिस्क्रीट नहीं होते, कंटिन्यूस बॉडीज होती हैं, वहां पे इंटीग्रेशन यूज करना पड़ता है, बट वो आई डोंट थिंक वो भी तुम्हें आएगा एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में. बट फॉर एंट्रेंस आई टेल यू कैसे करते हैं. आई वुड बी इंटीग्रेशन, समेशन को इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर दो, r²dm. तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए कंटिन्यूस बॉडी. समेशन को रिप्लेस किया इंटीग्रेशन से, मास की जगह dm ले लिया, छोटा सा मास, एंड उसका डिस्टेंस एक्सिस से, r²dm हो जाता है. एक क्वेश्चन और लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का. देयर इज massless there is a massless meter rod. There is a massless meter 1 meter rod and 100 point masses 100 point masses are placed at 1 centimeter, 2 centimeter, 3 centimeter, dash dash 100 centimeter. 100 point masses are placed at a distance 1 centimeter, 2 centimeter, 3 centimeter, 100 centimeter, which are 1 gram, 2 gram, 3 gram, dash dash 100 gram respectively, which are 1 gram, 2 gram, 3 gram, dash dash 100 gram respectively. Find moment of inertia of the system. Find moment of inertia of the system about an axis. Find moment of inertia of the system about an axis perpendicular to this rod, to this rod, passing through its 50 centimeter mark. Perpendicular to this rod, passing through 50 centimeter mark. Sir, will we have to use AP in this? देख लो जो भी एपी जीपी सीपी एचपी जो भी यूज हो रहा है, दिमाग लगाना पड़ेगा तुम्हें. मैथ्स क्लास में वैसे मिस करती रहती हो. दिव्या क्वेश्चन लिख लिया? नहीं. हाँ, नहीं. नहीं लिखा. मैं डायग्राम बना रहा हूँ, देख लेना. एक मासलेस रॉड है, 1 मीटर रॉड. तो 1 मीटर रॉड अगर है तो उसमें सेंटीमीटर मार्क होंगे लाइक दिस.
इन मार्क्स पे हमने जैसे 1 सेंटीमीटर पे 1 ग्राम रखा हुआ है मास, 2 पे 2 ग्राम रखा हुआ है, 3 पे 3 ग्राम रखा हुआ है, लाइक दैट। 99 पे 99 ग्राम एंड 100 पे 100 ग्राम, ये मासेस रखे हुए हैं एक एक्सिस से जो कि 50 सेंटीमीटर मार्क से पास कर रहा है। इसके बाद हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है सिस्टम का। कर लो। फॉर्मूला में बताए, समेशन एम आर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वुड बी समेशन एम आर स्क्वायर। हर मास का डिस्टेंस एक्सिस से स्क्वायर्ड, और उसको तुम सीजीएस में कर लेना, एंड में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कैमरा ऑन कर लो दिशा। हर मास का डिस्टेंस एक्सिस से, उसको स्क्वायर भी करना है। ये एजीपी बन रहा है, हम्म। एजीपी बन रहा है। एजीपी तो नहीं बन रहा है। So it's like 50 minus n into n square, right? 1 ग्राम का डिस्टेंस कितना है? 50 सेंटीमीटर, 49 है ना। 2 ग्राम का कितना डिस्टेंस है? 48 स्क्वायर, लाइक दैट। ऐसे किया ना। Yes, sir. Sir, डैश what डैश did डैश 48 का कितना डिस्टेंस है? 2 स्क्वायर। two 49 का कितना है? 1 स्क्वायर। one और square 50 का कितना है? zero? 0। ऐसे हो जाएगा ये। फिर 51 का कितना डिस्टेंस हुआ? 51. So ये यहाँ पे one 51, one 51। centimeter ही होगा. हाँ, तो 51 का हो गया 1 सेंटीमीटर। 52 का कितना होगा? 2 centimeter. 2 सेंटीमीटर। 99 का कितना होगा? 99 का 49 centimeter. और 98 का? 48 centimeter. बस। तो 98 का 48, 99 का 49, और 100 का मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। ये आ गया। अब इनको ऐड कर लो, मल्टीप्लाई कैसे भी करके। So it's like, do we take? Oh, I got it, I think. Okay. नंदिनी बताएगी आंसर्स का। क्या हुआ नंदिनी, कैसे करना है? तो एक्सिस से मास मल्टीप्लाई करके ऐड। हम्म। इसमें एपीजीपी वाला सम वाला फॉर्मूला लगेगा। देखो, इसमें लगा स्पेशल सकते हो। सीरीज लगेगा। जो मैंने इसको रिवर्स ऑर्डर में क्यों लिखा है? रिवर्स ऑर्डर में लिखने का लॉजिक है। लुक एट दीज नंबर्स, लुक एट दीज नंबर्स, कुछ कॉमन आ रहा है इनमें? You can take common and then 100 से multiply हो जाएगा. देखो, इसलिए मैंने इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा है। बात समझ में आ गई दिव्या? इस वाली 100 वाली टर्म को सेपरेट रहने दो। 100 × 50 स्क्वायर। इस वाली टर्म में जरा देखो, 49 स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो 99 + 1 कितना हो गया? 100। इसमें 48 स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 2 + 98 × 48 स्क्वायर। पहला वाला समझ में नहीं आया। हम्म। मतलब आपने ये 1 × 49 स्क्वायर मुझे समझ में नहीं आया। मैंने उसको फिर रिवर्स में ऑर्डर में लिख दिया ना। नहीं नहीं, आपने पहले क्या किया? पहले वाला जो आपने आई लिखा उसमें क्या किया? ये हाँ जी। मास, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर किया है, और क्या? पर फिर वो
49 थोड़ी होगा, 50 सेंटीमीटर क्यों? वन मतलब वन मास। सेंटीमीटर का डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर से कितना होता है? अच्छा, 1, ठीक है, -1 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? ये भी 100 हो गया, इंटू 2 स्क्वायर। 49 + 51 कितना हो गया? लो कर लो बात, ये भी 100 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ, यू कैन टेक 100 कॉमन। तो ये सीरीज बन गई, 50 स्क्वायर, 49 स्क्वायर, 48 स्क्वायर, टिल 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर। याद आ रहा है कुछ? Sum of squares of n natural number n square n plus 1 square upon 4. कितना होता है वो? N square into n plus 1 का whole square upon 4. ऐसा मत बोलो। Oh, n sorry. into n plus 1 by 2. N into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. हम्म। हाँ, वो जो मैंने बोला वो क्यूब का होता है। यस, ये हो गया। तो ये वाला इसमें लग जाएगा फॉर्मूला। तो 100 × n की वैल्यू कितनी होगी? 50। 50 × 50 + 1, दैट इज 51। 50 × 2 101, डिवाइड बाय 6। 3 से काट दो, 17। ये 2 से कट जाएगा, 25। एंड देन आंसर तुम्हारा आएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर में, बिकॉज मास वाज इन ग्राम, डिस्टेंस वाज इन सेंटीमीटर। तो जो रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोटेशनल में, वही इनर्शिया का ट्रांसलेटरी मोशन में होता है। हाँ, 4292500. 4 to 92500. ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। सपोज तुम इसको केजी मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना, तो क्या करते? सपोज यू वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू केजी मीटर स्क्वायर, फिर क्या करोगे? शिविका बताओ। बाय 100 डिवाइड कर देना। ग्राम को किलोग्राम में करोगे पहले तो, 1000 से करोगे, है ना? सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में करोगे, 100 स्क्वायर से करोगे। 10⁻7 -7 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 0.42, 0.43 अप्रोक्सीमेटली केजी मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर को मीटर में करोगे ना, मीटर स्क्वायर में, तो 10⁻4 हो गया। ग्राम को केजी में किया तो 10⁻3 हो गया। तो 10⁻7 से डिवाइड किया हमने। हाँ बोलो, कुछ कहना है? ये ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं है। नहीं है, सही कहा तुमने, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं है। सही बोलती हो तुम कई बार। MR स्क्वायर, फॉर्मूला क्या है इसका? M × R²। तो पर कहाँ से आ गया? उसके पर कैसे निकल गए? शिविका, कोई मार्क्स मिले? टेस्ट नहीं था अभी कोई। अरे टेस्ट तो तुम्हारे हो चुके हैं फिजिक्स के कई बार। जिया के तो मिल चुके हैं। जिया कितने मिले? जिया, तो छुट्टी चल रही है अभी। क्या बात है! इसकी छुट्टी नहीं, चलती है। परसों खुलेगा स्कूल वापस। अच्छा, ठीक है। अब कुछ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होने चाहिए, ठीक है?
जब इनका टेस्ट होता है स्कूल में तो उनको छुट्टी चाहिए होती है क्लास में कि टेस्ट है स्कूल में, लेकिन जब मार्क्स वही मिलते ही नहीं है। सही बोल रहा हूँ मैं दिव्या? जिया? Yes, sir. तो some standard objects like ring, you should know what is moment of inertia. ठीक है, एक लिस्ट बना लेते हैं moment of inertia की. If you have a ring, then moment of inertia of a ring about an axis passing through its center is maximum, which is mr square. परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ाया नहीं होगा, तुम्हें पढ़ाया है? वो कट गया था एनसीईआरटी से। समझा देता हूँ. पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है? जेई में तो आएगा, बट नॉर्मल सीबीएसई हटा दिया है. If you have any object which is like this, any continuous or discrete body, जिसका तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट पता है, आईसीएम भी लेते हैं. So what is ICM? Moment of inertia of the body about its center of mass. Then you can find its moment of inertia about any other parallel axis. किसी भी parallel axis के about तुम moment of inertia निकाल सकते हो. Suppose ये एक parallel axis है जिसका distance इस axis से d है. तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है IP, moment of inertia about parallel axis, equal to ICM plus MD square. Where d is the distance between the mass and the two axes, between the center of mass and the other axis. M is the mass of the body. So this is parallel axis theorem. जिसे रिंग का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर वाले एक्सिस से पता है. सपोज somebody ask what is its moment of inertia about this axis. तो ये पैरेलल एक्सिस हो गया. ये वाला एक्सिस कहलाएगा ICM, जो किसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, mr स्क्वायर. ये डिस्टेंस कितना है? r. तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? ICM विच इज mr स्क्वायर प्लस m इंटू r स्क्वायर. 2mr स्क्वायर हो जाएगा. So this is called parallel axis theorem. In case of a hollow cylinder, moment of inertia would be the same. जो डायमेंशन ऑब्जेक्ट का एक्सिस के पैरेलल होता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले में नहीं आता है. जैसे कि इसका लेंथ है ना सिलेंडर का, वो मटेरियल है mr स्क्वायर. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए हॉलो सिलेंडर अबाउट इट्स जनरेटर भी बोलते हैं इसको, एक्सिस भी बोलते हैं. इट्स m mr स्क्वायर, सेम एज दैट ऑफ द रिंग. In case of a disk, डिस्क में मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है हर जगह, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ा कम हो जाता है. I is equal to mr स्क्वायर. एंड सॉलिड सिलेंडर का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम एज अ डिस्क होगा, हाफ mr स्क्वायर. Moment of inertia of a solid cylinder about its axis is half mr square. Suppose there's a question that find moment of inertia of a ring and a disk
about one of its diameter. लिखो question. Find moment of inertia of a ring and a disk about its diameter. Moment of inertia of a ring and a disk about their diameter. अब मैं इसका टॉप व्यू बना रहा हूँ रिंग का. ये टॉप व्यू बन गया. डायमीटर ये होगा इसका, ठीक है. दिस इज डायमीटर. तो डायमीटर के बाद निकालना है. एक और दूसरा डायमीटर ले लिया मैंने. एक और डायमीटर हो गया. इसका सेंटर वो है. इसका अगर तुम 2D बनाओगे, 3D बनाओगे व्यू, तो इस तरह से आएगा. ये डायमीटर और ये परपेंडिकुलर एक्सिस. तो ऐसे केसेस में वी कैन अप्लाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. If a body is two-dimensional, like triangle, ring, disc, flat, so anything flat, two-dimensional, we can use perpendicular axis theorem. अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है इरेगुलर शेप का, उसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है अबाउट एक्स एक्सिस and about y axis also. The body is in xy plane. और कम कर दो. xy plane में बॉडी है, तो अबाउट एक्स एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स है. अबाउट वाई एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई है. तो थर्ड एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी. तो moment of inertia about the third axis, which is perpendicular to the body, is given by this formula. This is perpendicular axis theorem. If a body lies in xy plane, two-dimensional body, and its moment of inertia about x and y axis are ix and iy. तो जो third axis है perpendicular to the body as well as to x and y is iz, and it is given as this. And perpendicular axis theorem we can apply for any two-dimensional object. तो जैसे सपोज यहाँ तुम्हें आया डायमीटर पूछा हुआ है, तो तुम्हें यहाँ पे मालूम है ये वाला एक्सिस तुम्हें ऑलरेडी पता है. रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग कितना होता है? mr². अभी किया था ना. तो सपोज ये z एक्सिस है, ये x है, ये y है. रिंग xy प्लेन में लाई कर रही है. सो दिस इज x एंड दिस इज y and this is z. Z हमें ऑलरेडी मालूम है, तो वी कैन यूज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. iz इज इक्वल टू ix प्लस iy. iz कितना होता है रिंग का? mr². ix है आई डायमीटर, iy भी डायमीटर है, तो i अबाउट डायमीटर कितना हो जाएगा? mr²/2. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट डायमीटर इज half mr². Moment of inertia of a ring about any of its diameter is half mr². Now, can you find moment of inertia of a disk about its diameter? Karna? Moment of inertia of a disk about its diameter. mr²/4. Hmm. ID, and ये तुम्हें पता है कितना होता है. So perpendicular to the disk, you already know it is half mr². Disk का half mr² होता है, equal to ID प्लस ID. तो ID हो जाएगा 1/4 mr². Disk का moment of inertia about diameter is 1/4 mr².
मान लो क्वेश्चन होता दैट फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट अ tangent which is in the plane of the ring. ये जो tangent है वो ये वाला है, रिंग के प्लेन में है। इस एक्सिस के बोर्ड कैसे निकालोगे? तो इस केस में यू कैन यूज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तुम्हें आईडी ऑलरेडी पता है, यू ऑलरेडी नो व्हाट इज आईडी, और फिर उसको उसमें एम आर स्क्वायर ऐड कर, तो पैरेलल एक्सिस आ जाएगा तुम्हारा आंसर। यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, आई डायमीटर में ऑलरेडी मालूम है, प्लस एम इंटू ये डिस्टेंस कितना है, आर, एम आर स्क्वायर। तो टेंजेंट के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईडी कितना था रिंग का, एम आर स्क्वायर बाय 2, तो हो जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर। सिमिलरली डिस्क का कितना होगा इस एक्सिस के अबाउट टेंजेंट, वो भी पैरेलल एक्सिस से निकल सकता है। तुम्हें आईडी पता है, तो यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम इट इज आईडी प्लस एम इंटू दिस डिस्टेंस का स्क्वायर एम आर स्क्वायर। आईडी है एम आर MI स्क्वायर। half MR square. इसका आंसर होगा 5/4 5. एम आर स्क्वायर प्लस 1/4 है ना। So these are perpendicular and parallel axis theorem. कोई डाउट है इसमें? mr²/2 प्लस 1/4 mr² करेंगे ना। नहीं नहीं, डिस्क का डायमीटर के अबाउट 1/4 होता है, ठीक है, हाँ प्लस एम आर स्क्वायर। द फॉर्मूला इज दिस ना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। पैरेलल एक्सिस थ्योरम का फॉर्मूला है आई पी इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। m is the mass, d is the distance between the mass between the two axes, md स्क्वायर होगा, ठीक है। ठीक है। और कोई डाउट है किसी को? शिविका? भाई मेरा मंडे को केमिस्ट्री, फ्राइडे को केमिस्ट्री का पेपर है और मंडे को फिजिक्स का पेपर है। अभी? नहीं मतलब नॉट इस मंडे बट फिजिक्स केमिस्ट्री के बीच में बस सैटरडे संडे का गैप है। डेट क्या है? 30 जनवरी और 2 जनवरी, ओ 2 फरवरी। हाँ, तो मैं पहले से टाइम टेबल अपना डिसाइड करके पढ़ना होगा। नहीं, अच्छी बात है, दोनों पहले निपट जाएंगे। नहीं, बुरी बात है। हाँ, मैथ्स में 1 हफ्ता है और फिजिक्स और इंग्लिश के बीच में 1 दिन है। तो मैथ्स पहले हो रहा है बाद में हो रहा है? नहीं मैथ्स बाद में हो रहा है। ये भी प्रॉब्लम है, मैथ्स अगर पहले होता बीच में टाइम दे सकते तो अभी से पढ़ना, टाइम टेबल बना के पढ़ना शुरू कर दो, और क्या है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद थिन रॉड कितना होता है? ml/12। अबाउट इट्स सेंटर, द लेंथ ऑफ द रॉड इज एल, मास इज एम। The moment of inertia of a rod, thin rod about center mass is 1/12 ml square. Now, using parallel axis theorem, you can tell me what will be its moment of inertia about one of the ends. बताओ क्या हो नंदिनी, परेशान क्यों हो तुम? लग रहा है मुझे। क्या समझ में नहीं आ रहा? कौन परेशान कर रहा है तुम्हें? तो मेरी बहन बैठी हुई है पीछे, वो बातें करे जा अच्छा अच्छा, वो भी पढ़ रही है। चलो पढ़ लेगी, फिजिक्स काम आएगा बाद में। ml² by 3। हम्म
तो इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगी, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L/2. तो I end which is parallel axis would be ICM which is 1/12 ml square plus MD square. D is the distance between two axes which is L/2. So 1/12 ml square plus ml square by 4, right? So ml square by 3 is the answer. ये हो जाएगा. Solid sphere and hollow sphere दोनों हैं. सपोज दोनों का मास सेम है, दोनों का रेडियस आइडेंटिकल है. तो ये बताओ किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, इसका डायमीटर के अबाउट ही होता है, ज्यादा होगा. बोथ हैव सेम मास, सेम रेडियस. एक सॉलिड है और दूसरा हॉलो है. मैं बताओ, हम्म. हॉलो वाले का ज्यादा होगा. क्यों? सॉलिड ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? ठीक. हम्म. बताओ ना, लॉजिक बताओ. एक्सेस के पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कम है तो. बिकॉज हॉलो में द एंटायर मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड अवे फ्रॉम द एक्सिस, इसलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा. तो हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? एनीवन? 2/3 mr². एंड सॉलिड का कितना होता है? 4/3. 2/5 mr². और अगर हमें इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ टेंजेंट निकालना है तो वी कैन यूज पैरेलल एक्सिस थ्योरम. ठीक है. अगर हमें इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसी भी पैरेलल एक्सिस के अबाउट तो वी कैन यूज पैरेलल एक्सिस थ्योरम. Suppose we have 3 rods connected to form a triangle, equilateral triangle. ठीक है. 3 रॉड को हमने ज्वाइन किया एंड टू एंड और उससे एक ट्राइंगल बन गया इक्विलेटरल. क्वेश्चन इज फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया about an axis passing through one of the vertices and perpendicular to the plane of the triangle. इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए के अबाउट निकालना है जो कि इस ट्रायंगल के परपेंडिकुलर है. थ्री रॉड्स हैं, तीनों को कनेक्ट कर दिया है. रॉड नंबर 1, रॉड नंबर 2, रॉड नंबर 3. 3 identical rods connected to form an equilateral triangle. Find mi of the system about one of the vertices perpendicular to the plane of the system. करो ट्राई. Then will we use perpendicular axis theorem on this? नहीं तो रॉड का तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी मालूम है, Those उसको यूज करो. रॉड नंबर 1 का एंड क्या है बताना मुझे. इस रॉड नंबर 1 का ये एंड है ना, तो एंड के बाद कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? m²/3. ml²/3. रॉड नंबर 1 का हो गया.
रॉड नंबर 2 का ये एंड है, इसका कितना हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया? सेम। दो का दो निकल चुका है, दोनों को ऐड कर दिया बिकॉज स्केलर क्वांटिटी है ना, सिंपली ऐड देम अप। अब जो थर्ड रॉड है उसका कैसे करेंगे? थर्ड रॉड का हमें सेंटर मास के अबाउट पता है ना? थर्ड एम रॉड के लिए वी नो दिस, सेंटर मास कितना था? 1/12 ml²। और इसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम से यहां पे ले आओ। हमें इसके अबाउट पता है 1/12 ml², इसको यहां पे लाना है, तो यू नीड दिस डिस्टेंस, ये डी निकाल लो, प्लस md²। ये डी कैसे आएगा एल के टर्म में? ऑल्टीट्यूड 3√3 बस कर लो। जब हम बोल रहे सेंटर ऑफ मास के अबाउट है तो वो प्लेन के परपेंडिकुलर है। हाँ वही तो होता है, 1/12 ml² परपेंडिकुलर द रॉड होता है। 1/12 ml² is moment of inertia perpendicular to the plane of the rod, axis of the rod you can say। डी कैसे आएगा? इक्विलर ट्राइंगल है ना, ये एल है, ये हो जाएगा L/2। रिजल्ट याद कर लेना, किसी भी इक्विलर ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर या ऑल्टीट्यूड होता है वो हमेशा √3/2 इंटू एल होता है। ऑल्टीट्यूड इन इक्विलर ट्राइंगल इज √3/2 एल। तो ये हो जाएगा 2/3 ml², 1/12 ml², और md²। डी कितना हुआ? डी है √3/2 L का होल स्क्वायर। सो 2/3 ml², 1/12 ml² प्लस एम स्क्वायर नहीं है, 3ml²/4। फिर एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लो। क्या आ रहा है? 3/2 ml². 3/4, 3/2. 3/2। ये आ गया पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर इसी सिस्टम में तुम्हें पूछा होता मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंट्रोइड एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ट्रायंगल, फिर क्या करते? मोमेंट ऑफ इनर्शिया द सिस्टम अबाउट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल, मतलब इससे पास कर रहा है सेंट्रोइड से एक्सिस ट्रायंगल। उस केस में हम क्या करते? ये वाला डिस्टेंस लेना पड़ता, फिर हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग जाता। 1/12 पता है हमें ऑलरेडी, है ना, इसको हम यहाँ ले आते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें एक रेडीमेड फॉर्मूला बता देता हूँ। किसी भी इक्विलर ट्रायंगल में डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड फ्रॉम द वर्टेक्स कितना होता है, याद है किसी को? L/√3। डिस्टेंस ऑफ द सेंट्रोइड फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द अदर साइड इज ऑलवेज L/2√3, ये होता है, ये याद कर लेना। किसी भी इक्विलर ट्रायंगल में वर्टेक्स का डिस्टेंस सेंट्रोइड से होता है L/√3, और सेंट्रोइड का डिस्टेंस ऑपोजिट मिड पॉइंट से होता है L/2√3। उस केस में हम करते
तीनों रॉड का सेम हो जाता, इसका हो जाता 1/12 ml² प्लस इसको यहाँ ले जाते हैं md², डी कितना होता, L/√3 का होल स्क्वायर इंटू 3, बिकॉज तीनों रॉड का सेम होता। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो समझ में आ गया आप सबको? हम्म। एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल में मीडियन क्या? और इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो हाँ, सेंट्रोइड होता है वो मीडियन पे ही लाई करता है, और ये सेंट्रोइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर सारे कोइंसाइड करते हैं। सब सेम होता है। तो हम्म। फिर अगर 2:1 रेशियो में डिवाइड होगा तो फिर L/√3 कैसे होगा? L/√3 कैसे होगा? अगर वो √3/2L है। ये √3/2L निकाला ना हमने, हाँ। तो ये है 2 और ये है 1, तो हम्म। वो वाला डिस्टेंस होना चाहिए √3L/2 और उसका 2/3। 2/3 कितना हो गया? तो ओ हाँ, L/√3, ठीक। ठीक है, और उसका आधा दूसरा हो जाएगा। और कुछ? तुम्हें मालूम है कि एक कंप्लीट डिस्क अगर है जिसका मास m है, रेडियस r है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? 1/2 mr²। मान लो हमने एक क्वार्टर डिस्क ले ली, मतलब वी टेक ए पोर्शन ऑफ अ डिस्क विच इज 1/4, इसका मास m है और इसका रेडियस r है, तो इस क्वार्टर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? मतलब उसमें से एक 1/4 ऑफ डिस्क काट दिया हमने, पूरी डिस्क में से 1/4 ऑफ डिस्क निकाल लिया, इस 1/4 का मास m है, तो इस 1/4 डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? फिर सेम ही होगा ना? हम्म, बताओ। पूरे डिस्क का ½ mr² है, तो 1/4 ऑफ डिस्क का कितना हुआ? 4 टाइम्स कम हो जाएगा। 4 टाइम्स ज्यादा होगा? कम हो जाए। तो इसका लेकिन मास, अगर इसका मास तो m ही दे रखा है, 4 टाइम्स तब कब कम तो तब सेम होता है ना जब इसका पूरे का मास m होता है, तो इसका m/4 कर देते हैं हम लोग, है ना? सेम रहेगा। इसका सेम मास है। हमने m ही दिया है, तो इसका सेम ही रहेगा। लेकिन टू पॉइंट टू बी नोटेड इज दिस, ये जो मास है उस कंप्लीट डिस्क का 1/4 है ना? अगर पूछा होता उस फॉर्म में कि भाई कंप्लीट डिस्क का मास है तो 1/4 का कितना हो, तो 1/4 हो जाता है, श्योर। बट हमें इसका मास ही m दे रखा है, तो इस mr²/2 ही रहेगा ये। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ? ये अगर सपोज कैपिटल M है, ये स्मॉल m इज बेसिकली m/4। हमें स्मॉल m दे रखा है मास ऑफ द क्वार्टर डिस्क। अगर उसने पूछा होता आंसर इन टर्म्स ऑफ द बिगर डिस्क, तब नो डाउट 1/4 हो जाता है ये। ठीक है, तो ये कहानी थी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। तो जो रोल इनर्शिया का था ट्रांसलेटिव मोशन में, वही रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हो गया रोटेशनल मोशन में। हमने इसके क्वेश्चन भी कर लिए। And we also know parallel perpendicular axis theorem and how to use them. क्या यार, वापस यहाँ पे आते हैं।
नेक्स्ट, ट्रांसलेटरी मोशन में जो कॉज ऑफ मोशन होता है वो क्या होता है? फोर्स. फोर्स इज कॉज ऑफ मोशन. फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन होता है. द बॉडी एक्सेलरेट ड्यू टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, एंड वी नो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. जबकि रोटेशन में क्या होता है? रोटेशन में होता है मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क. टॉर्क को रिप्रेजेंट करते हैं टाउ, और टाउ विल बी एम की जगह आई आ जाएगा, लीनियर एक्सेलरेशन की जगह आ जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन. एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, यहाँ पे जाएगा टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा. टॉर्क इज मोमेंट ऑफ फोर्स. Torque is moment of force, is a vector quantity. Torque is also RF sin theta. क्रॉस प्रोडक्ट को खोल लोगे तो, और it will be force into R sin theta. R is also momentum. Force into momentum मतलब फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस. अगर किसी ऑब्जेक्ट बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं y axis के along, x axis के along, तो we can separately find accelerations like this. Summation of forces along x axis by mass, हमें acceleration मिल जाएगा along x axis. Summation of forces along y axis divided by mass will give it acceleration along y axis. Alpha is angular acceleration. इसका यूनिट क्या होगा? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. अल्फा इज इक्वल टू टॉर्क बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया. टॉर्क इक्वल बाय अल्फा का डेरिवेशन कर लेना, मैंने सारे डेरिवेशन तुम्हें कराए हुए हैं. अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसके किसी, ये एक्सिस है जिसके बॉडी रोटेट कर सकता है, हमने किसी पॉइंट पी पे एक फोर्स लगाया एफ, और उसका डिस्टेंस ओ से है आर, एंड इफ यू ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ओ टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, तो वो कहलाता है एल. वो है मोमेंटम. दिस एंगल इज थीटा, ये वाला एंगल. It's like this. This is R, this is L. इस right triangle में R sin theta will be equal to L, moment of force. अगर हमें टॉर्क वेक्टर के टर्म में निकालना है तो वी कैन यूज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स. आर हमें दे रखा होगा एक्स वाई जेड के टर्म में, फोर्स भी दे रखा होगा एक्स कॉम्पोनेंट, वाई कॉम्पोनेंट, जेड कॉम्पोनेंट. वी कैन यूज क्रॉस प्रोडक्ट ऑल्सो. So moment of force is always distance
perpendicular distance is called momentum into the force, line of action of force. अगर कोई फोर्स O से पास कर रहा है तो उसका मोमेंट जीरो हो जाएगा. अगर किसी डोर का हैंडल बिल्कुल हिंजेस के पास लगा हो तो डोर कभी खुलेगा ही नहीं, है ना. तो जितना मोमेंट आर्म ज्यादा होता है उतना ही कम फोर्स लगाना पड़ता है. ठीक है. तो यहाँ पे अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन था विच इज F/m. सॉरी, ये लीनियर एक्सेलरेशन है. यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा विच इज टॉक बाय मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बिकॉज I is playing the role of mass. Here we had this equation V equal to U plus AT. Translation में V is final velocity, U is initial velocity, A is acceleration, T is time. अगर कोई बॉडी फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है विद एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, जैसे फैन रेस्ट पर है, तुमने उसको स्विच ऑन किया, एक्सेलरेशन होगा तो वो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी. तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी. Omega is 2 pi f. Omega naught is 2 pi f naught. Omega is final angular velocity. शिविका, क्या नींद आ गई तुम्हें? शिविका सो गई? नहीं सर, लिख रही हूँ साथ साथ में. अच्छा, साथ साथ में लिख रही हो, ठीक है. रोटेशनल सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है. नन्नी देखो कितनी खुश हो रही है, मजा आ गया इसको, लाइफ बन गई आज तो. रोटेशन में अच्छे से रोटेट हो जाते हैं. सेकेंड इक्वेशन मोशन क्या था बताओ ना जरा. S equal to, ut plus half at square. yes, similarly we have linear displacement, यहाँ पे we have angular displacement theta, omega naught t plus half alpha t square. इसको हम v के टर्म में भी लिख सकते हैं, S equal to vt minus half at square. एंट्रेंस में बहुत काम आता है ये. कई बार इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता हमें, फाइनल वेलोसिटी पता है, तो हमने इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन यूज कर ली. तो ओमेगा टी माइनस हाफ अल्फा टी स्क्वायर हो जाता है. इनफैक्ट वी रिप्लेस ओमेगा नॉट और यू. फिर एस एन एथ का फॉर्मूला भी था हमारे पास, याद आ रहा है? किसी को याद आ रहा है एस एन एथ? डेरिवेशन भी आएगा उसका. मंत्र फूक रही है दीक्षा, देखो. बताओ काव्या. सर मेरे को फॉर्मूला नहीं याद, मेरे को पता है कैसे करते हैं. चलो कोई बात नहीं, मेरे को थोड़ा सा याद है, मैं लिख देता हूँ. एस एन एथ इज यू प्लस 1/2a 2n minus 1. 1 मार्क का क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है दैट यू नो, इज दिस इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट? हाँ, एस एन एथ है डिस्टेंस, राइट साइड में वेलोसिटी आ रही है. not correct. फिजिक्स में हम नॉट करेक्ट पढ़ रहे हैं. काव्या देखो, तुम तो गलती होने नहीं देती, गलती कैसे हो रही है इसमें? तो ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है बिकॉज ये है मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड. मीटर पर सेकंड हो गया, ये भी मीटर पर सेकंड है, एस भी मीटर पर सेकंड है. व्हाई? बिकॉज इट्स नॉट ए डिस्टेंस, इट इज डिस्टेंस in the nth second per unit second. So it is dimensionally correct. It is everywhere meter per second. SNth का मतलब हुआ distance in the nth second.
nवे सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, मतलब ये भी मीटर पर सेकंड है। तो सिमिलरली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकंड यहां से आ जाएगा, ओमेगा नॉट 1/2 अल्फा 2n-1। थर्ड इक्वेशन क्या थी? v square minus u square equal to 2। राइट, 2as है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया थीटा। कई बार वो नंबर ऑफ टर्न्स भी पूछते हैं, नंबर ऑफ रोटेशन, तो नंबर ऑफ रोटेशन का फॉर्मूला है थीटा डिवाइड बाय 2 पाई, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। मोमेंट ऑफ फोर्स का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो एक सेकंड पीछे कर दो। रोटेशनल का असाइनमेंट है ना हम्म, बाबा, ऑनलाइन सिस्टम में है, ग्रुप में देखो, उसको डालना, पीछे ढूंढ के निकालो, उसको दोबारा डाल दो। लिख लिया मैंने। लिख लिया? रोटेशनल वाला असाइनमेंट को दोबारा से करो फॉरवर्ड। This force is acting on a body who at a point whose position vector is 4i plus 2k minus 5j. Find torque. Find moment of the force. Find moment of the force. याद है ना क्या करना है नंदिनी? कर लो, क्रॉस प्रोडक्ट यूज करना है। आ गया? क्या आंसर है? i cap plus 18j cap plus 8k आई कैप प्लस 18j cap plus प्लस 8k cap। डिग्री सेल्सियस, oh न्यूटन मीटर और जूल। तो लेट्स यूज द फॉर्मूला टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, आई जे के। पहले आर आएगा 4 - 5 2, फिर फोर्स आएगा 2 3 - 7। मैंने ऑर्डर थोड़ा चेंज कर दिया था, थोड़ा खेल गया था मैं, ठीक है, सो दैट यू मेक मिस्टेक। किसी ने मिस्टेक तो नहीं करी? की होगी पक्का, काव्या। चलो गुड। अब कैसे करते हैं उसको? प्लस माइनस प्लस, आई आ गया, इसको हाइड करो, इसको एलिमिनेट करो, दिस इंटू दिस कितना हो गया? 35 - 6। तुम्हारा तो आया 19 आ रहा है, तो ये तो 29 आ रहा है। नहीं, मैंने ही मिस्टेक करी है तो अच्छा, तो a और j को मैंने ऑर्डर सर चेंज इसलिए किया था, हाँ।
हम कहाँ से कहाँ जाते हैं मल्टीप्लाई में? देखो, ये जो है ना, इसको हटा दो, एलिमिनेट कर दो, इसको एलिमिनेट कर दो। अगर नहीं इसको नहीं, हटाओ। जैसे मैंने 6 - 35 कर दिया, नोट क्या? डाल दिया। क्या कर दिया? मैंने 6 - 35 कर दिया। नहीं नहीं नहीं, इसको ऐसे लिखो, इसको हटाओ, इसको हटाओ। -5 2 3 माइनस, ऐसे लिखो 1। फिर -j आएगा यहाँ पे। इस कॉलम को हटाओ, इस रो को हटा दो। एक स्टेप ऐसे लिख लो ताकि कभी गलती ना हो। नेक्स्ट से तुम्हें तो बहुत बार करना है, बिकॉज मैथ्स में, ये मैट्रिसेस में, ये कॉलम हटाओ, ये रो हटाओ। 4 - 5 2 - 7 2 नहीं, 2 3। ये 3 आएगा। ये क्लियर हो गया? अब लेफ्ट टू राइट जाना है। दिस इंटू दिस 35, माइनस साइन, दिस इंटू दिस -j, this into this -28, minus sign, this into this k, this into this 12 minus this -10, पॉजिटिव हो जाएगा। तो आंसर इज 29i प्लस 32j प्लस 22k जूल। दैट इज द मोमेंट ऑफ द फोर्स और द टॉर्क। क्वेश्चन नंबर 20 देखो असाइनमेंट का। क्वेश्चन 20 ऑफ द असाइनमेंट। तुम लोगों ने वो वाला टेस्ट करके दिया नहीं है अभी, काफी लोगों ने। नंदी ने तो भेज भी दिया, 2 बार भेजा था नंदी ने, पहुंचा नहीं वो। टॉर्क टाइप की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर नहीं होती? नहीं होती, सही कहा तुमने, नहीं होती। सही बोल रहे हो। न्यूटन मीटर F × R, स्क्वायर कहाँ से आ गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्यों? किस खुशी में? फोर्स को तुम एरिया से मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर रहे हो? डिस्टेंस है। फिर F × L हुआ ना, न्यूटन तो मीटर और जूल। कौन सा क्वेश्चन करना है? क्वेश्चन 20। जिया तुमने नहीं भी दिया टेस्ट? नहीं सर, दे दूंगी कब? आज। आज। हाँ, थर्मो का भी टेस्ट है नेक्स्ट ड्यू अब। ओके। काव्य ने भी नहीं दिया। पर मैंने दे दिया कब? कल। अच्छा, जब कल क्लास में नहीं आई थी तब तुम टेस्ट दे रही थी। वेरी गुड। इसमें एक फिगर दे रखी है, व्हील ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर कैन रोटेट फ्रीली अबाउट इट्स सेंटर एज शोन, अ स्ट्रिंग wrapped ओवर इट्स rim is pulled down by a force of 5 Newton. It's is found that the torque produce an angular acceleration, अल्फा दे रखा है, फोर्स दे रखा है, रेडियस दे रखा है। देखो क्या करना है। The wheel you can take as a, व्हील को क्या लें, डिस्क ले लेते हैं। व्हील को हम रिंग नहीं लेंगे। डिपेंड करता है किस तरह से बना हुआ है व्हील। फ्लाई व्हील तो नॉर्मली डिस्क होता है। इफ यू रिंग लेके देख लो वैसे। आई डोंट थिंक कोई फर्क पड़ेगा। मेंशन करना चाहिए था इनको। नहीं, वो चेंज हो जाएगा ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उन्होंने अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है तो वो तो टॉर्क अपॉन एंगुलर एक्सेलरेशन से निकालेंगे। ठीक है। तो दिस इज द फोर्स, इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनता है, mg तो इसका बिल्कुल सेंटर से पास करेगा, तो इसका टॉर्क 0 हो ही जाएगा। विल फाइंड द टॉर्क अबाउट मोमेंट ऑफ फोर्स, निकाल लो। F × R से है ना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से टॉर्क आ जाएगा। साइन 90 तो 1 हो गया।
फोर्स कितना है? 5 न्यूटन। 5 न्यूटन। रेडियस है 10 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करो। उन्होंने आंसर केजी पर मीटर स्क्वायर में दिया। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आई कांट हियर यू। नाउ इट्स फाइन। बैटरी खत्म हो गई इस माइक्रोफोन की। तो मैं बोल रहा हूँ इसका नेक्स्ट पार्ट लिखो। इफ द फोर्स एक्ट्स फॉर 10 seconds, if the force acts for 10 seconds, find angular velocity of the wheel. Find angular speed of the wheel at the end of 10 seconds. Also find number of revolutions completed by it. Also find number of revolutions completed by the wheel. Can you repeat एक बार? If the force acts on the body, on the wheel for 10 seconds, find its final angular speed at the end of 10 seconds and number of revolutions completed by the wheel. टाइम तुम्हें दे रखा है। आपने न्यूटन मीटर को केजी पर मीटर स्क्वायर कैसे लिखा? न्यूटन मीटर को केजी पर मीटर स्क्वायर कैसे लिखा? आई तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अच्छा, यहां से हाँ। न्यूटन पर मीटर है, ठीक है। बाय एंगुलर एक्सेलरेशन होता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये न्यूटन की जगह आ गया, इससे ये कट जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर आ गया। रेडियन। रेडियन के बेचारे का कुछ ज्यादा वजूद नहीं है ना। वो डायमेंशनलेस है ना रेडियन। यूनिट तो है वो, बट डायमेंशनलेस है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो अब क्या करेंगे इसमें हम? इक्वेशन ऑफ मोशन। यस, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो इनिशियली उसको रेस्ट पे था तो 0 हो गया। अल्फा अपने को कितना दिया था? 2। टाइम कितना था? 20 रेडियन पर सेकेंड एंगुलर स्पीड आ गई, ठीक है। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन के लिए क्या करोगे? थीटा निकालना पड़ेगा। तो थीटा क्या होता है? ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। इसे थीटा निकालो। ओमेगा नॉट 0 था, अल्फा इज 2, टाइम इज 10।
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया 100 रेडियन। तो मैंने एक फॉर्मूला दिया था नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस का, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय 1 रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियन होता है ना, 1 रेवोल्यूशन इज 2 पाई रेडियन। तो 100 रेडियन उसने डिस्प्लेसमेंट किया है बाय 2 पाई, ये आ जाएगा। पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, पाई स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली 10 होता है, अप्रोक्सीमेटली 10, 5 पाई। फिफ्टीन 15 कंप्लीट रेवोल्यूशन और 70% ऑफ द 16th रेवोल्यूशन। इतने रेवोल्यूशन ने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्लास फ्राइडे को है, फ्राइडे को मोर क्वेश्चंस, एंड संडे को ना साउथ एक्स में क्लास नहीं है इस बार क्योंकि यूसीट का एग्जाम है, तो फिजिक्स क्लास हम सैटरडे को कर लेंगे। ठीक है नंदिनी, नंदिनी, जिया, शिविका, सैटरडे को रुक जाना तुम क्लास के बाद। तो आई सी यू ऑन फ्राइडे, एंडिंग द क्लास नाउ। हाँ बोलो। सैटरडे कब तक रुक सकते हो? सैटरडे वही 1 घंटे तो रुकूंगा ही रुकूंगा, ठीक है ना। अगले संडे ज्यादा रुक जाऊंगा फिर। ठीक ओके, थैंक यू। राइट। Thank you, sir.